हेलो बच्चों, आज जो है हम हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे भी नॉर्मल केमिस्ट्री में काफ़ी काम आता है, जिसे हम कहते हैं VSCPR। इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये थ्योरी बड़ी काम की है क्योंकि जो पहले जो ऑक्टेट रूल था या लेविस कंसेप्ट था उसने कई क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाया। जैसे कि अगर हम बात करें कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके शेप ज्योमेट्री क्या होती है और हर जो मॉलिक्यूल है उसका शेप वही फिक्स ही होता है। दूसरी बात, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज की होती है। हर डिफरेंट टाइप के जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी एनर्जी हमेशा डिफरेंट क्यों मिलती है। और उसके अलावा कई ऐसे क्वेश्चन थे जो वो कंसेप्ट नहीं दे पाए। तो उनमें से एक जो है क्वेश्चन के कोवलेंट बॉन्ड्स जिनके अंदर होते हैं उन मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री और शेप फिक्स क्यों होता है, इसको हम VSCPR से समझेंगे। तो जो VSCPR थ्योरी है, VSCPR, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जैसा कि इसके अंदर नाम है कि यहाँ पर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स का यूज होगा और उनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स होगी उसके ऊपर थ्योरी बेस्ड है। इस थ्योरी को अगर हम बात करें 1940 में सिडविक और पावेल, इन दो साइंटिस्ट ने जो है बताया था और इसको इम्प्रूव किया था नायलॉम एंड गिलेस्पी ने। हम बात करते हैं ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है। अगर हम बात करें तो ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई कोवलेंट कंपाउंड जब फॉर्म होता है कोवलेंट बॉन्डिंग के द्वारा, तो उसके अंदर सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन की पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्शन पैदा होगा और उस रिपल्शन के कारण वो पेयर्स आपस में दूर जाएंगी और दूर जाके ऐसी डिस्टेंस पे अपने आप को अरेंज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कि उनके बीच में लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है सबसे कम हो, जिससे उनको जो है एक शेप मिलता है। और जब रिपल्शन फोर्स सबसे कम होगा जहाँ पर वो अरेंज होंगे तो उसी कारण उनकी एनर्जी सबसे कम होगी और जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये थ्योरी कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, जैसे कि इसी कुछ बेसिक अजम्पशन है। अजम्पशन अगर हम बात करें, पहला अजम्पशन ये है कि कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल, उससे पहले मैं एक बात और क्लियर करता हूँ, ये थ्योरी सिर्फ जो है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए ही एप्लीकेबल है या जिन आयंस के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसके लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं के शेप के बारे में एक्सप्लेन करती है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ये थ्योरी काम नहीं करती, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले इस थ्योरी को समझते हैं। तो अजम्पशन ये है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 एटम होंगे तो उसका जो शेप होगा वो हमेशा हमें लीनियर मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो भी मॉलिक्यूल इसमें 3 या 3 से ऊपर एटम होंगे तो उसके अंदर हमेशा एक एटम सेंटर में आएगा और बाकी एटम्स के चारों तरफ अरेंज होंगे। थर्ड जो अजम्पशन है वो ये मान रखा है कि जो भी मॉलिक्यूल है जिसके सराउंडिंग एटम सारे सेम होंगे और उस मॉलिक्यूल में अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उनके बीच में, सराउंडिंग एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्शन फोर्स जो है वो सभी के बीच में बराबर होगी और इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम कहेंगे सिमेट्रिकल। और फोर्थ अजम्पशन ये है, मान लो किसी मॉलिक्यूल में सराउंडिंग एटम सेम ना हो या फिर सराउंडिंग एटम सेम हो पर उसके अंदर नॉन पेयर आ जाए तो उनके बीच में, सराउंडिंग एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स पेयर के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है वो सेम नहीं होगी सभी के बीच में, जिसके कारण उनका जो शेप होगा वो जो है क्या होगा, असिमेट्रिकल होगा। उसके अलावा एक बात और भी है कि ये थ्योरी कहती है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर्स भी हैं और बॉन्ड पेयर्स भी हैं तो लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स के अंदर जो रिपल्शन फोर्स है वो सभी का अलग अलग होता है। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन फोर्स होता है वो लोन पेयर में होता है, उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में।
और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये कुछ बेसिक असम्पशन है जो इस थ्योरी ने बताए हैं। अब इस थ्योरी से हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स जो डायग्राम हैं उनको समझना पड़ेगा या उनको याद करना पड़ेगा। तो वो अगर हमें याद हो गए तो एक फॉर्मूला होता है उसके द्वारा हम किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, अभी जो हम डायग्राम लेंगे वो बेसिक डायग्राम है। इन डायग्राम्स में एक बात हमने पहले मान रखी है कि हम जो डायग्राम ले रहे हैं उसमें सराउंडिंग एटम जो होगा वो जो है हम एक टाइप का ले रहे हैं और ऊपर से उस स्ट्रक्चर में हम कोई भी लोन पेयर नहीं मान रहे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास स्ट्रक्चर है जिसको मैंने नाम दिया AB2। ए मैंने सेंटर एटम माना है और बी उसके सराउंडिंग एटम, और यहाँ पर कोई लोन पेयर उसके अंदर मान लो ना हो, उसको शेप क्या मिलेगा? शेप जो भी उसकी डिजाइन हम जो पढ़ने वाले हैं वो शेप है जहां पर उनके बीच में रिपल्शन फोर्स सबसे कम होगा। तो वही उस टाइप के मॉलिक्यूल का क्या होगा? शेप। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर 3 एटम होंगे तो उनका शेप हमेशा ऐसा ही मिलेगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो उसके अंदर शेप आएगा, एक एटम होगा सेंटर में और दोनों एटम उसके सराउंडिंग में इस तरीके से हो जाएंगे। इस शेप को हम कहते हैं लीनियर। तो यहाँ पर इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितने होगा? 180 का। क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं जिसके कारण के बीच में सबसे कम रिपल्शन लगे। तो जो भी AB2 टाइप के मॉलिक्यूल है, 3 एटम वाले मॉलिक्यूल्स है, वो लीनियर शेप शो करेंगे। दूसरी हम बात करते हैं, अगर AB3 हो तो AB3 अपने आप कैसे अरेंज करेगा? तो इसका जो तरीका है कि एक एटम सेंटर में और बाकी जो है तीनों बराबर दूरी पे अरेंज कर लेंगे। तो ये जो शेप हमें मिला है इसको हम कहेंगे ट्राइएंगुलर प्लेनर, क्योंकि ट्रायंगल टाइप का है। और यहाँ पर जो एंगल होगा वो 120 का होगा। अगर मान लो एटम सराउंडिंग हो 4 तो शेप मिलेगा हमें टेट्राहेड्रल। कैसा मिलेगा? टेट्राहेड्रल। इस टाइप के अरेंजमेंट को शो करेंगे। और यहाँ पर जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। इस तरीके से अगर एटम्स सराउंडिंग हो जाए 5 तो हमें शेप क्या मिलेगा? उस केस में शेप मिलेगा इस टाइप का। इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मोस्टली जो शेप के हम नाम लिख रहे हैं वैसे उनके स्ट्रक्चर में बात दिखाई देती है। जैसे ये लीनियर हो गया, ये ट्रायंगल टाइप का हो गया, ये 4 हिस्सों का टेट्राहेड्रल हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये शेप जो है इस वाले से मिलता है। अगर इसको हॉरिजॉन्टल अरेंज कर दें और फिर 2 स्ट्रेट लाइन इसमें खींच दें तो ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके अंदर ये जो 2 एटम्स हैं जो मैंने थोड़े, ये जो बॉन्ड है ये थोड़े बड़े होते हैं और ये जो बॉन्ड होते हैं छोटे होते हैं। इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो जो AB5 टाइप होती है उसके अंदर हमेशा एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होंगे। वो कारण ये है क्योंकि ये तीनों जो बॉन्ड्स हैं ये इन दोनों पे रिपल्शन लगा रहे हैं और सेम इन दोनों इन तीनों पे लगा रहे हैं। तो इन तीनों की बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इन दोनों पे ज्यादा होगा। तो अधिक रिपल्शन होने के कारण इनकी बॉन्ड्स की लंबाई क्या होगी? इन तीनों से क्या होगी? ज्यादा। तो ये हो गया AB5 टाइप। उसके बाद इसमें जो एंगल होता है इसके और इसके बीच में वो 120 का होगा और इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है AB6। ठीक है, AB6 जो टाइप होगी वो आपको अगर हम बात करें उसमें आपको शेप मिलेगा ऑक्टाहेड्रल। अरेंजमेंट वो है वो इस तरीके से होगी। ये हो गया AB6 और एक अरेंजमेंट और होती है जिसको हम कहते हैं AB7
इसमें 7 होंगे। ये अपने आप को अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें पेंटागन टाइप का शेप बना लेते हैं अरेंज करने के लिए। ये सेंट्रेटम हो गया और ये इसके हो गए सराउंडिंग एटम। कितने? 100। जो अगला जो बॉन्ड है ये वाला जो बता रहा हूँ ये बॉन्ड इसके पीछे होता है, क्योंकि इसके पीछे बनाना पॉसिबल नहीं है तो मैंने इसको साइड में बनाया। ये होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये हमारे पास 6 शेप बनती हैं। अब इन 6 शेप के अंदर क्या होगा? अभी तो मैंने जो कंडीशन मानी है उसके अंदर ये माना है कि इसके अंदर जो लॉन पेयर किसी के अंदर में कंसिडर नहीं की, पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लॉन पेयर भी होती है। अब होता है जब लॉन पेयर आएगी तो जो रिपल्शन के बीच में उसमें फर्क पड़ेगा, तो शेप भी क्या जाएगा? चेंज। अभी हमने जो स्ट्रक्चर माना है वो बॉन्ड पेयर के हिसाब से माना है, तो ये वो कंडीशन है इन एटम्स की जहां पर इनके बीच में रिपल्शन सबसे कम होगा, जो कि इनको ये ज्योमेट्री दे रहा है। तो हम बात करते हैं जो Ab2 टाइप है इसके अंदर कभी भी लॉन पेयर नहीं हो सकता या नहीं मिलता। इसके अंदर अगर हम बात करें Ab3 के अंदर, इसके अंदर अगर लॉन पेयर आता है तो हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि लॉन पेयर अगर इन पे लगाना पड़े तो कहाँ लगाएंगे। तो Ab3 में अगर लॉन पेयर आपको लगाना पड़े तो लॉन पेयर लगेगा तो सबसे टॉप पोजीशन यहाँ पर लॉन पेयर लग जाएगा। और जो ज्योमेट्री होती है, शेप होती है, बॉन्ड पेयर्स पे डिपेंड करती है ना कि लॉन पेयर्स पे। तो अब इसका जो नाम है शेप का वो आपको मिलेगा, कैसे शेप है ये? वी शेप। तो ये हो गया वी शेप। इसमें और लॉन पेयर नहीं आएगी। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि कम से कम 2 बॉन्ड पेयर जरूर होंगी। अगर एक और लॉन पेयर आ जाए तो इसमें एक लाइन बच जाएगी जो शेप होता नहीं है, तो इसमें और लॉन पेयर नहीं आती है। उसके बाद अगर हम बात करें इस शेप की, तो इसके अंदर टेट्राहेड्रल में अगर लॉन पेयर आती है, अगर हमें लॉन पेयर लगानी पड़े, एक लॉन पेयर लगानी पड़े तो हम कहाँ लगाएंगे? ये पोजीशन फिक्स होती है, आपको यहीं लगानी पड़ेगी, तो हम ऊपर लगाएंगे। तो ये शेप कैसा होगा? ये एक पिरामिड टाइप का शेप है, उसे हम कहेंगे पिरामिडल शेप। पिरामिडल, ठीक है। अगर इसमें एक लॉन पेयर और आ जाए तो आप कहाँ लगा सकते हैं? तो आप यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये इसकी लॉन पेयर आ गई। इस शेप को हम क्या कहेंगे? बैंड या वी शेप। इसको हम क्या कहेंगे? बैंड या वी शेप, ठीक है। इसमें और लॉन पेयर नहीं आएगी। तो ये तो हो गई इन शेप्स के बारे में। तो आपको ये 4-5 बेसिक शेप ध्यान रखनी पड़ेंगी, इनके नाम और इनमें लॉन पेयर कहाँ आएगा ये थोड़ा ध्यान रखें। मोस्टली में लॉन पेयर जब पहला लॉन पेयर आता है वो ऊपर आता है। अगर इसमें हम बात करें तो इसके अंदर अगर एक लॉन पेयर लगाना पड़े तो वो आएगा इसी पोजीशन पे, क्योंकि ये किससे बनी है? तो किससे बनती है? ट्रायंगुलर प्लेनर से। तो इसमें यहाँ लॉन पेयर आएगा। ट्रायंगुलर प्लेनर मैंने एक लॉन पेयर जो लगाया ऊपर लगाया था, तो ऊपर वाली पोजीशन यही होगी। तो ये जो शेप है ना, इस शेप को कहेंगे सीसो। कहेंगे इसको सीसो, जो बैलेंसिंग का झुलाता है, इस टाइप का शेप हो गया, इसे कहते हैं सीसो। अगर इसमें 2 लॉन पेयर आएंगी तो फिर यहाँ पर लॉन पेयर ना लगा के इन 2 जगह पे लॉन पेयर लगेगी, फिर यहाँ पर लॉन पेयर नहीं आएगी। तो ये जो शेप हो गया ये कैसा हो गया? टी शेप। ये हो गया टी शेप, ठीक है। अगर इसमें 3 लॉन पेयर आए तो फिर यहाँ आ जाएगी और ये शेप हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। इससे ज्यादा लॉन पेयर नहीं आएंगी। एक लगानी पड़े तो यहाँ लगेगी, और 2 लगानी पड़े लॉन पेयर तो यहाँ और यहाँ आएंगी, और 3 आएंगे तो ये तीनों पोजीशन कवर होंगे। कभी भी ध्यान रखना है इस डायग्राम में यहाँ पर कभी भी एक्सियल पोजीशन पे लॉन पेयर आपको नहीं लगानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं AB6 की। AB6 में अगर आपको लॉन पेयर लगानी पड़े तो उसके 2 ही डायग्राम बनते हैं, 2 लॉन पेयर डायग्राम है। तो अगर आपको एक लॉन पेयर लगानी पड़े तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और नीचे लगा सकते हैं। इस शेप को हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। इसका नाम क्या है? स्क्वायर पिरामिड। और अगर इसमें 2 लॉन पेयर आए तो इसका जो शेप बनेगा वो बनेगा स्क्वायर प्लेन, क्योंकि स्क्वायर शेप हो गया तो सारे प्लेन में
प्लेन में एटम है उसका नाम टेस्ट करते हैं, इसमें और ज़्यादा लोन पेयर नहीं आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है AB7 की बात करते हैं। AB7 में अगर आपको लोन पेयर लगानी पड़े तो एक लोन पेयर का डायग्राम बनता है इसका और वो यहाँ लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। तो हमें शेप भी याद कर ली और हमें ये भी पता है कि नाम भी याद हो गए और हमें ये पता है कि लोन पेयर कहाँ लगाने हैं। उसके बाद अब डायग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ज्योमेट्री शेप निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या है, पहले आप निकालेंगे टीपी। टीपी का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, उसके लिए फॉर्मूला होगा हाफ VE प्लस एम ए माइनस सी प्लस ए। यहाँ पर V होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, जो उसमें सेंटर एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता लग जाएगा। और एम ए का मतलब वो हो गया वो एटम जिनकी वैलेंसी एक होती है, उन्हीं काउंटिंग करनी है। वो मैं बता देता हूँ आपको, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और हाइड्रोजन। अगर ये एटम है तो काउंट होंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। सी का मतलब हो गया कैटायन, अगर उस पर 4 प्लस का है, 2 प्लस का या 1 प्लस का है तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अगर मान लो प्लस का नहीं है नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ए मतलब एनायन, अगर नेगेटिव चार्ज उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे और पॉजिटिव तो यहाँ लिखेंगे। ये साइन हमें चेंज नहीं करने, सिर्फ नंबर लिखना है। मान लो किसी के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है यहाँ 2 हो जाएगा, मान लो किसी पे 1 नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा। जो चीज़ है वो लिखेंगे, नहीं है तो चीज़ 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर हम निकालेंगे टोटल पेयर हमें मिल गई, अब उसके बाद निकालेंगे कि बीपी कितना है। बीपी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप की होती है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। तो उसमें बॉन्ड पेयर कितनी है और लॉन पेयर कितनी है ये हमें जरूरी है डायग्राम बनाने के लिए। तो बॉन्ड पेयर निकालने के लिए आपको एम में काउंट करना है कितने मोनोवैलेंट एटम है, प्लस में सराउंडिंग में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सेंटर में नहीं सराउंडिंग, सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन एटम है ये काउंट करें और कितने एम में है ये काउंट कर लें। अगर मान लो एक भी एम में नहीं है ये भी नहीं है तो बीपी आएगा 0। नेक्स्ट नॉन पेयर, टोटल पेयर हमें मिल गई, उसमें बॉन्ड पेयर अगर माइनस कर दें, बॉन्ड पेयर माइनस कर दें तो बची हुई पेयर कौन सी आएंगी, नॉन पेयर। इस तरीके से हम जो है इस फॉर्मूले से बॉन्ड पेयर और नॉन पेयर का जो है हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर हमें डायग्राम याद है, बेसिक जो डायग्राम पता है तो उससे हम जो है आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, मेरे पास एक आयन है उसका नाम है H3O पॉजिटिव, इसका मान लो मुझे शेप बनाना है कि इसका शेप क्या होगा बाय यूजिंग BSc क्या। तो पहले मैं निकालूंगा टोटल पेयर, तो फॉर्मूला हो गया हाफ V। अब जो एटम सेंटर में होगा तो जो एटम सिंगल दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर वो आएगा बीच में, तो सेंटर में वो एटम आता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, वो ज्यादा बॉन्ड बना सकता हो। और फिर भी आपको डाउट हो तो जो सिंगल एटम है वो सेंटर में रख लो और बाकी एटम सराउंडिंग में अरेंज कर दो। सेंटर में एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो होता है 2 6, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्लस एम में सराउंडिंग में जो एटम है जो एक सेंटर में आएगा बचे हुए एटम कहाँ रहेंगे सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में एटम कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या है मोनोवैलेंट है, मतलब जो एक बॉन्ड बनाता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 3 है 3 आ गया माइनस, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है प्लस का 1 तो हमें 1 यहाँ लिख देंगे। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी 0। तो ये कितना हो गया 6 + 3 9, 9 में से 1 गया तो 8 और 8 का हाफ हो गया 4, तो टोटल पेयर कितनी आ गई 4। अब हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड पेयर कितनी है लॉन्ग पेयर कितनी है डायग्राम के लिए। तो उसके बाद हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, तो इसमें एम में कितने हैं, एम में कितने हैं 3, प्लस सराउंडिंग में कोई ऑक्सीजन एटम है नहीं, क्योंकि ये जो एटम ऑक्सीजन गई अंदर है सेंटर में, सेंटर वाला काउंट नहीं करना है, सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन एटम है ये काउंट करना है, जो कि एक भी नहीं है तो 0। तो ये कितना आ गया 3। अब लॉन्ग पेयर हमें मिल जाएंगे कैसे,
टोटल पेयर में से हमने बॉन्ड पेयर माइनस कर दिया। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम जब बनाए तो पहले आप स्टार्ट करें टीपी से। टोटल पेयर कितने हैं? 4। तो आप जो है जो अपने डायग्राम स्टार्टिंग में 5 जो 6 डायग्राम थे बॉन्ड पेयर वाले, उनमें से आप डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू टोटल पेयर होगा। जैसे यहाँ टोटल पेयर 4 है तो हम डायग्राम में कौन सा लेंगे इसमें 4 बॉन्ड पेयर हो, तो वो डायग्राम आपको देना पड़ेगा AB4 टाइप का। अगर यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर होते हैं तो मैं AB5 डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है जितनी टोटल पेयर आएंगी तो आपने जो 6 डायग्राम बॉन्ड पेयर वाले आपके रखे हैं उनमें से वो डायग्राम को बनाना है। अगर 3 हो तो AB3 बनेगा। तो उसका डायग्राम था ये शेप था उसका कैपिटल। अब उसमें जो है हमारे डायग्राम में लॉन पे कितनी है? 1। तो हमें इस डायग्राम में एक लॉन पे लगानी है। तो अब बताओ एक लॉन पे जो लगेगी उसकी पोजीशन क्या होगी? अपर साइड। ये हमने लॉन पे लगा दिया तो ये शेप बन गया। अब इस पे एटम अरेंज करने हैं। सेंटर में कौन आएगा? ऑक्सीजन, और साइडों में कौन आएगा? हाइड्रोजन। हो गया, ये शेप बन गया। क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो उस पूरे डायग्राम को एक ब्रैकेट में बंद करके और चार्ज आप उसके बाहर दिखा रहे हैं। इस शेप को हम कहते हैं पिरामिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेप बना सकते हो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का ही। हमने डायग्राम लिया XeO3। तो पहले टीपी निकालते हैं। हाफ सेंटर में कौन है? जिनोन नोबल गैस है तो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 प्लस सराउंडिंग मोनोवैलेंट कितने हैं? एक भी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है। मोनोवैलेंट में लिख रखे हैं 4, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। ये मोनोवैलेंट है, यहाँ पर कोई भी नहीं है इनमें से तो इसका रहेगा 0। कोई चार्ज नहीं है तो इतना ही रहेगा -0 + 0। तो कितना आ गया? 8 डिवाइड बाई 2 4। बॉन्ड पेयर एम में एक भी नहीं है 0 प्लस सराउंडिंग में ऑक्सीजन एटम है, हाँ है 3 तो 3 हो जाती है। लॉन पेयर 4 में से 3 या 1 AB4 4 बॉन्ड पेयर डायग्राम बनेगा ये वाला। अब इसमें एक नॉन पेयर लगाना है, ये लगा दिया हमने ऊपर। ये जिनोन बन गया, ये जिनोन, ये इसके लग गए ऑक्सीजन। यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि सराउंडिंग एटम जो है वो मोनोवैलेंट नहीं है, वो डाइवैलेंट है। जो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो डायग्राम तो बन गया पर ऑक्सीजन की जो है वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना डायग्राम के अंदर कि जब ऑक्सीजन हो उसको डबल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। और ये शेप हो गया आपका। तो इस तरीके से आप जो है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनकी जो है डायग्राम बना सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके कंपटीशन जितने कंपटीशन होते हैं तो उसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं किसी कंपटीशन। तो बीएससी का जो है एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो फर्दर जो एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक चीज और लेते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करेगा कि उसकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। और बॉन्डिंग डिपेंड करेगी लैटिस एनर्जी के ऊपर। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी या एंथैल्पी। जब भी आयनिक कंपाउंड्स के आयन आपस में मिलते हैं और एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, एक लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए कंसेप्ट है लैटिस एनर्जी। तो अगर बात करें सिंपली वे में कि जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आयंस कंबाइन करते हैं एक मोल आयनिक कंपाउंड बनने के लिए, तो उस दौरान जो एनर्जी निकलती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो आयनिक कंपाउंड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई होगा। अब लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है किस बात पे? वो डिपेंड करती है कि जो
हमारे पास आयन है, उनका चार्ज होना चाहिए हाई। जितना चार्ज हाई होगा उतनी उनके में अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उतना ही उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है NaCl और MgCl2, ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो हम चार्ज देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर Cl है, यहाँ पर N पे चार्ज तो सेम है, यहाँ पर Na प्लस का होता है और Cl पे है 2 का, तो इसमें ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, Mg के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी ज्यादा होगी कंपेयर टू इसकी और इसके बीच में, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई किसका होगा, MgCl2 का। ठीक है, तो अगर मान लो चार्ज सेम हो तब क्या करें, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है और एक हमारे पास है NaBr। अब हम इसको पूछ रहे कि इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हाई होगी, तो NaCl में Cl एनायन, इसमें Br, दोनों का चार्ज सेम और Na यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर कैटायंस और एनायन के ऊपर चार्ज क्या है, सेम। तो चार्ज सेम होने के कारण हमें ये वाला कंसेप्ट काम नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ आयन देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर Na दोनों में कॉमन है तो इसका तो साइज सेम है। अब हमें Cl Br से निकालना पड़ेगा। आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ब्रोमीन नीचे होता है और नीचे का साइज है, बट इसका तो ब्रोमीन का आयन साइज बड़ा है। अगर साइज में आयन बड़ा होगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी हाई किसकी होगी, NaCl की। तो इस तरीके से आप इन चीजों का पता लगा सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो है आप एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें और VSCPR के क्वेश्चन आपको काफी मिल जाएंगे बुक्स के अंदर, इसको आप कंपटीशन एग्जाम्स में मिल जाएंगे, तो उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आगे की वीडियो हम नेक्स्ट जल्दी लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही। ओके।